नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव, जिसमें 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन एक विधानसभा चुनाव मिल्कीपुर में चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि किसी कारण से, तकनीकी कारण से, क्योंकि वह मामला कोर्ट में लंबित है, उस विधानसभा को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में बाकी विपक्षी दलों के मुकाबले काफ़ी आगे चल रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार हैं विजय पाल जी। विजय पाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं और समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने पहले ही जो हमारे ही चैनल पर चुनाव के आकलन जो पेश किए थे, लगभग वैसे ही परिणाम देखने को मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसके परिणाम हाल ही में आए, उसको लेकर हालांकि इन्होंने बिल्कुल चुनाव परिणाम के ठीक एक रात पहले कहा था, इन्होंने बताया था कि किस पार्टी की जीत हो सकती है, क्यों इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगी, बल्कि न केवल सरकार बनाने में पीछे रह जाएंगे, बल्कि भाजपा वहां सरकार में सीधे आ जाएगी। लेकिन हमारी मुलाकात, हमारी बात चूँकि हरियाणा पर उस समय नहीं हो पाई थी, लेकिन इनके जो फेसबुक अकाउंट पर इनकी जो राय थी, इन्होंने पहले ही लिख दिया था, वह भी बिल्कुल वैसा ही परिणाम हरियाणा में भी देखने को मिला जैसा विजय जी ने अनुमान लगाया था। अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, समझते हैं कि इनको क्या लग रहा है। विजय जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है? आपसे पहला सवाल यही है कि क्या आपको लगता है आपके पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की छवि कैसी बनी है? छवि इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। जितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग है, मुझे नहीं लगता और किसी नेता की अकेले इतनी फॉलोइंग है। आपने पीडीए, जो अखिलेश यादव जी जिस पर लंबे समय से काम कर रहे थे, पीडीए के बारे में आपने उत्तर प्रदेश के हवाले से बात कही थी कि अखिलेश जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दलित पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में काफ़ी उनकी पहुंच बढ़ी है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में पीडीए ने उनका साथ दिया, फिर से विधानसभा के नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव जी ने पीडीए का उल्लंघन कर दिया। फिर से एक ब्राह्मण को ही उन्होंने प्रतिपक्ष का नेता यानी माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया। इस पर क्या कहेंगे? पीडीए से भटक गए अखिलेश जी? नहीं, देखिए, पीडीए का जो मतलब है, पीडीए का ये मतलब कतई नहीं है कि हम बाकी के खिलाफ हैं या बाकी किसी को रहने नहीं देना है, किसी को निकाल देना है। पीडीए का मतलब यही है कि जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की भागीदारी जो थी, वो भागीदारी नहीं मिल रही है बाकी दलों में, या कहीं न कहीं हर जगह पे उपेक्षा है या हर जगह पे प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उस प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इलेक्शन में जहाँ सीटें हो सकती थी, जहाँ वो भागीदारी हो सकती थी, लोकसभा चुनाव ही उसके उदाहरण है। लगभग प्रत्याशियों की सूची अगर आप देखेंगे तो आप पीडीए का फॉर्मूला पाएंगे। और अभी जो बाईपोल का चुनाव होने वाला है, इस पर भी आप देखेंगे तो पीडीए, पूरा चुनाव ही पीडीए के साथ लड़ रहे हैं। और रही माता प्रसाद पांडे जी की बात, तो वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो पहले भी इस पद पर रह चुके हैं, बहुत योग्य हैं। और यही बात है ना कि किसी को उसकी पहचान के कारण भगा देना या हटा देना या निकाल देना, ये पीडीए का आइडिया नहीं है। पीडीए का आइडिया यही है कि सभी को भागीदारी मिलती रहेगी। तो विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर माता प्रसाद पांडे जी को चुना गया, तो ये पार्टी का फैसला है और तमाम लोगों की इस पर सहमति है। और माता प्रसाद पांडे जी भी समाजवादी विचारधारा को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो विचार महत्वपूर्ण है। केवल आइडेंटिटी अगर हर व्यक्ति की देखने लग जाएंगे आप, तो ऐसे संभव नहीं हो पाएगा प्रतिनिधित्व या न्याय। कहीं अखिलेश यादव जी इस जो ट्रैप, पॉलिटिकल
जो क्लैश का ट्रैप है आपके उत्तर प्रदेश में कि राजपूत मुख्यमंत्री हैं और राजपूत और ब्राह्मणों में एक नाराज़गी, रंजिश, राजनीतिक रंजिश, सामाजिक रंजिश दिखती है। हाल ही में एक मोहित पांडे नाम के व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ की भी बात आई थी। कहीं अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बतौर राजपूत मुख्यमंत्री चिढ़ाने के लिए तो एक ब्राह्मण को नहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बना दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। बात यही है कि फिर से उसी बात पे आऊँगा, जैसे आपने मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ की बात की, ऐसे बहुत सारे कस्टोडियल डेथ रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे उत्तर डेथ प्रदेश रिपोर्ट हो रहे हैं। और लेकिन ब्राह्मणों के जब मामले आते हैं तो उसे काफ़ी जगह मिलती है मुख्य धारा की मीडिया में। मुख्य धारा की मीडिया में मिलता होगा, लेकिन हमारे लिए तो हर मामला एक न्याय का सवाल है ना, कि वहाँ पे पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाती है। ये सवाल सरकार पर खड़ा होता है और पुलिस पर खड़ा होता है और राज्य पर खड़ा होता है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल है। सरकार कोई सी भी हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ तो हम हमेशा हैं। और रही बात ठाकुर को चिढ़ाने के लिए या ये, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग की ऐसी कोई सोच है, और ना ही लगता है कि राजनीतिक फैसले इस आधार पर लिए जाते हैं। अपनी पार्टी के फैसले इसी आधार पर लिए जाते हैं कि जैसे चुनाव टिकट वितरण हो या कोई और पद वितरण हो, पद दिए जाते हैं, तो कोशिश ये की जाती है भागीदारी पूरी रहे। और लोकसभा चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी भी ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण विरोध की राजनीति कर रहे हैं। हमारा जो वैचारिक हमारा विचार ये है कि सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। सनातन पांडे जी भी तो चुनाव लड़ रहे थे ना, वो भी पार्टी के हैं, माता प्रसाद पांडे जी पार्टी के ही हैं, तो अपनी पार्टी का ही बनाना है। और भाजपा योगी को बना रही है या योगी को ठाकुर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हमको करने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपना जो कार्य किया है, या जो दूसरे लोग हैं वो कितना एसोसिएट कर पाते हैं उनके काम से, कि ये पूरे प्रदेश को प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं या केवल ठाकुर को प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, ये उनसे तय होगा। ये हम नहीं तय कर सकते और हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी मतलब जून में लोकसभा के परिणाम आए, भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही बहराइच में दंगे की बातें सामने आ गई। जैसा कि भाजपा एक राजनीतिक दल के रूप में इस बात के लिए बदनाम है कि जब वह राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाती है तो उस राज्य में दंगे होने शुरू हो जाते हैं। दंगे कौन करवाता है यह तो जांच का विषय है, लेकिन जब दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान की बात होती है, तो हिंदू कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि सपा बसपा जैसी पार्टियां उनके लिए बचती हैं। सपा पर आरोप लगता है कि मुसलमानों को प्रश्रय देती है, मुसलमानों की गुंडागर्दी को सपा बढ़ावा देती है। अगर आप दंगे की बात कर रहे हैं तो दंगा रोकना किसका काम है? दंगा क्यों होता है? या तो सरकार फेल होती है और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है, उनको नियंत्रण में रखना होता है। लेकिन दंगा किसी भी सरकार में हो सकता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, लेकिन सरकार का काम है उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जाए। और दूसरा काम यह है कि अगर कोई घटना हो भी जाती है तो पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाते हुए निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए और शांति व्यवस्था को रिस्टोर किया जाए। लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। चाहे अभी बहराइच दंगे का आप देखेंगे, उसमें पहली बात तो ये है कि दंगाइयों को छूट दी जा रही है, पुलिस खड़ी है और दंगा हो रहा है। ये कैसा प्रशासन है? समस्या यहाँ पर है। कोई भी सरकार हो, दंगा हो सकता है। भारत में और दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार के दंगे हो जाते हैं। सरकार हर बार दंगा को होने के पहले से रोकने में सक्षम नहीं रहेगी, लेकिन दंगे के बाद आप क्या कार्रवाई करते हैं, ये आप सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार इस पर फेल रही है। और बात रही कि सपा मुस्लिमों को प्रश्रय देती है, तो ऐसे आरोप लगते रहे हैं समाजवादी। आरोप मेरा यही कहना है कि निष्पक्ष तरीके से आप काम करिए। और अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो हर जगह कहीं ना कहीं शिक्षा में पीछे है, नौकरियों में पीछे है, अगर उसके लिए आप कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, उसके लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बना रहे हैं, तो इसको प्रश्रय देना या इसको कहना कि बढ़ावा देना, मतलब मुझे नहीं लगता। अगर ये बढ़ावा देना है कि भागीदारी बढ़ाई जाए, शिक्षा में अवसर दिए जाए, स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा दी जाए, ये सभी कमजोर तबकों के लिए भाजपा जो आरोप लगाती है कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है, मुसलमानों की गुंडागर्दी बढ़ जाती है, ऐसा आरोप सरकार की तो कोशिश यही है ना कि गुंडागर्दी किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी धर्म को ना मानने वाला हो। तो हमारी कोशिश यही है और मेरी पार्टी की, हमारे नेता की भी कोशिश यही रहती है कि गुंडागर्दी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। बहराइच दंगे के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी
का प्रदर्शन लोकसभा की चुनाव के परिणाम की तरह नहीं रहेगा और भाजपा को बढ़त मिलेगी, क्या लगता है आपको? प्रदेश की जनता क्या चाहती है? जनता हमेशा चाहती है कि उसके काम धंधे चलते रहें, रोजगार के अवसर बढ़ें, युवा छात्र चाहते हैं कि नौकरियां बढ़ें। कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, क्योंकि दंगा होने से किसी का लाभ नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। जो क्षेत्र प्रभावित रहता है, हो सकता है कि कुछ दिनों तक की बात है, भावनात्मक रूप से वोटिंग हो जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि अशांति रहे, दंगा हो, चोरियां हो, कोई इस तरह का माहौल नहीं चाहता है। और भाजपा ने वो जो माहौल दिया है, जो माहौल क्रिएट किया है, उसके खिलाफ ही वोटिंग होगी, मुझे यही लगता है और सभी को ऐसा ही लगता है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, लगभग शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बांटेंगे तो कटेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने लगा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या लगता है कौन खेमा भारी पड़ेगा? वही बात है कि प्रदेश के लोग कटना बटना ऐसी चीज़ों में बचना चाहते हैं ना। कौन चाहता है कि हिंसा हो? कौन चाहता है कि खुद काटा जाए या कोई और काटा जाए? ये कोई नहीं चाहता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई कभी नहीं चाहेगा। भावनात्मक आवेश में आकर भले ही कुछ घटनाएं हो जाए, लेकिन कोई लंबे समय के लिए अशांति नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में अशांति हो। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार अगर ऐसे नारे लेके आती है बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और बांटने और काटने वाले को हटाने के लिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि सब एक साथ जुड़ कर रहे हैं और ये बांटने और काटने वाले को बाहर का रास्ता दिखाएं। 9 विधानसभा पर जो चुनाव होंगे सीटों पर, क्या आपको लगता है सपा कितने पर जीत सकती है? हमारी पार्टी सभी सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है। हमारे लगभग सभी प्रत्याशी अच्छी स्थिति में है और सकारात्मक परिणाम आएंगे। आपको लग रहा है कि 9 के 9 सपा जीतेगी? हम तो यही चाहते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं और हम यही मेहनत कर रहे हैं कि 9 में से 9 जीतेंगे। अच्छा, तो क्या आप इसका मतलब कहीं यह तो नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के जून में जो जीत हुई थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता समर्थक सभी अहंकार की दिशा में जा चुके हैं? नहीं, अहंकार नहीं है, ये तो आत्मविश्वास या कहिए मेहनत है और उम्मीद है। हम मेहनत कर रहे हैं कि हम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी सभी सीटें जीतने के लिए लड़ रही है। तो हम तो चाहते हैं वही परिणाम है। अब अहंकार क्या है इसमें? अहंकार तो ये होता कि अगर हम कोई दूसरों के प्रति कोई गलत व्यवहार करते हैं, हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये 9 की 9 सीटें अभी जीतेंगे और बाकी जो बची हैं 27 में। आपने यूपी में के लोकसभा चुनाव पर भी टिप्पणी देते हुए ऑन द रिकॉर्ड ऐसी ही बातें कही थी कि हम सब जीतना चाहते हैं। हालांकि उस समय तो फिर भी आपने एक आंकड़ा बताया था कि हम 50 के जीत, तो मतलब 45-50 के आसपास बिल्कुल रहेगा। परिणाम बिल्कुल उसी के आसपास आए। इंडिया गठबंधन की अगर सीट देखें तो 45 तो पार है ही। तो इस बार आपका फिर भी एक आंकड़ा मन में क्या आता है? ईमानदारी से एक आंकड़ा बताइए। 9 में से कितनी सीटें? 5, 6, 7? बस कोशिश और उम्मीद यही कि 9 में से 9। अच्छा, कौन सीट लगता है आपको कि सपा की? जैसे गाजियाबाद सीट है, गाजियाबाद कहा जाता है कि ट्रेडिशनली लंबे समय से भाजपा के खाते में है। वहाँ के सांसद विधायक सभी भाजपा के हैं। लोकल चुनाव, जो पंचायत चुनाव भी जो होते हैं, उसमें भी भाजपा के काफ़ी प्रत्याशी हैं। अगर आप ग्रामीण इलाकों में छोड़ दें, जहाँ पर सपा बसपा एक ज़माने में मजबूती का दावा करती थी, तो गाज़ियाबाद तो ग्रामीण इलाका भी नहीं रहा। कम से कम गाज़ियाबाद को क्या लगता है, वो सपा हारेगी? गाजियाबाद की बात लें तो जो आपने पीडीए की बात कही थी, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए जैसे अनरिजर्व सीट पर कहीं भी दलित प्रत्याशी को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है। तो सपा ने उस पर आगे बढ़ते हुए हमारी प्रत्याशी को टिकट दिया है और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम आएंगे। वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और कार्यकर्ता वहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें तो उम्मीद है सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो मतलब विजय जी के हिसाब से 9 में फुल मार्क्स दे दिया जाए? कोशिश हमारी यही है। हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि सारी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं और सारी सीटों की पार्टी और कार्यकर्ता हमारे एकदम लगे हुए हैं और वहाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जीतना चाहिए सारी सीटें। चलिए साथियों, आज हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम विजय जी को अपना बहुत ही कीमती वक्त इन्होंने बहुत मुश्किल से निकाला है। हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। ये अभी भी अड़े हुए हैं कि पीडीए लगातार जारी है और भाजपा पर बहुत भारी है। परिणाम क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल आखिरी सवाल आपसे है कि मजाक उड़ाया जा रहा है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि 13 नवंबर को चुनाव होने थे, उसे स्थगित करके 20 नवंबर को कर दिया गया है। ये खबर जिन जिन पोर्टल ने लगाया है उसके कमेंट के नीचे ऐसे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स की भरमार है कि ईवीएम सेट नहीं हो पाया होगा, ऐसा लगता है। आपके नेता अखिलेश यादव भी ईवीएम वाले चुनाव में हिस्सा भी लेते हैं और लोकसभा में भाषण देते हैं तो यह भी कहते हैं कि अगर मैं सरकार में आया तो मैं ईवीएम हटा दूंगा। क्या वह ईवीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं? सवाल ईवीएम पर नहीं है, दो तीन सवाल हैं। जैसे पहले आपने बात की अभी के चुनाव में तारीख बदलने वाली, तो एक सवाल ये है कि जो हमारी 10वीं सीट थी जिस पे बाईपोल होना था मिल्कीपुर, तो उसके लिए घोषणा क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन जब सीट खाली हो गई है तो उस पर बाईपोल हो जाता है। ऐसे प्रतापगढ़ की सीट पट्टी पर तो 15 साल तक मामले लंबित रहे, 5 साल लंबित रहा, नया विधायक चुनकर आ गया और वो मामला खत्म हो गया, अगली बार फिर से कोर्ट गया मामला, फिर से, तो ऐसा चलता है। तो चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला कैसे लिया कि उसको खाली रखना है? क्योंकि जो मैसेज गया था लोकसभा के चुनाव में कि ये अयोध्या नहीं बचा पाए, भाजपा अयोध्या हार गई, तो उस पर जो देश में मजाक उड़ा था इनका और इनकी सांप्रदायिक नीतियों की हार का जो मजाक उड़ा था, तो वैसे ही फिर से ये अपने आप को बचाने के लिए एक सीट जो छोड़ी आ रही है, तो चुनाव आयोग पे सवाल उठता है। और दूसरी बात है ईवीएम पे या ईवीएम से चुनाव कराने की न कराने की, चुनाव जिस माध्यम से हो उस पर लोगों की विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग कई बार कई सारी जो जैसे पिछली बार सवाल चला तो ईवीएम बाई ईवीएम रिजल्ट देने से मना कर रहे थे, तो चुनाव आयोग को कोशिश ऐसा करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी निष्पक्षता बरतनी चाहिए और चुनाव आयोग को ईवीएम पे या पूरे चुनाव प्रक्रिया पे जनता का भरोसा बना रहे, पार्टियों का भरोसा बना रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और चुनाव आयोग कहीं कहीं इसमें विफल हो रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग का मजाक उड़ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग का जो मजाक अब पूरे देश में उड़ रहा है उसके वे खुद जिम्मेदार है? चुनाव आयोग बिल्कुल जिम्मेदार है। चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग जैसे 13 से 20, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव की तारीख बदलनी पड़ती है, लेकिन अभी तो घोषणा हुई थी, क्या वो इतना वाजिब कारण दे पा रहे हैं? या मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे? इसका वाजिब कोई वजह बता पा रहे हैं? वो जो वजह बता रहे हैं, अगर उस वजह से चुनाव टला है, पहले भी कई बार चुनाव टलने चाहिए थे, कई सीटों पर चुनाव नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप पीछे का इतिहास देखेंगे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो नई चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को उसमें शक होता है, लोग उसको पूछते हैं और लोगों को लगता है कि ये सवाल उठता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। बस वही सवाल है। साथियों, आप सुन रहे थे विजय कुमार पाल जी को, जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव को लेकर इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल भाजपा पर भारी है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लोकसभा चुनाव से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हाँ, उम्मीद है। इसी के साथ आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपके कुछ सवाल हों हमारे गेस्ट विजय जी से तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम प्रयास करेंगे आपके सवालों को लें और अपने गेस्ट को दोबारा बुलाएंगे आपके सवालों पर बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।